जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू दी चैप्टर नंबर 21 ऑफ योर बुक सेल साइकिल। और आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज के अंदर मौजूद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर काम करेंगे। तो चलते हैं पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ। देखें जी, पूछा गया है कि नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस में फ़र्क करना है। तो आपके जो सेल्स होते हैं बॉडी के, उनकी अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड दी नेक्रोसिस। जबकि प्लान डेथ भी होती है। सेल्स देखें सारी ज़िंदगी ज़िंदा नहीं रहते हैं, इनको दूसरे सेल्स सिग्नल्स दे के मार देते हैं। तो साथ वाले टिश्यूज़ जो हैं वो साथ वाले टिश्यूज़ को किल करते हैं। ये प्लान से होता है। ये जो आपकी हाथों की अपेंडेजेस होते हैं, ये साथ सेल्स ग्रो करके तो बंद हो सकता है ना पूरा सिस्टम आपके हाथों का। तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ एपोप्टोसिस कि आपकी ये रिजेस बन रही हैं, एक आपकी अपेंडेजेस बन रही हैं, हाथ पैर मुंह नाक सुराख सारे बन रहे हैं। सो वाइल इंटरनल प्रोग्राम of events and sequence of morphological changes by which cell commits suicide। तो सेल्स को फिर डेथ करनी पड़ती है अपनी खुद, तो इसको एपोप्टोसिस कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ माइटोटिक अपरेटस। ये जो हमारे सेल में सेंट्रियोल्स होते हैं, आपको पता है कि ये दो होते हैं। देयर आर टू नंबर ऑफ सेंट्रियोल्स इनसाइड द सेल। तो ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं, आप कह लो कि इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं माइटोटिक ऑपरेटर्स। तो दो इनका फंक्शन फिर क्या होगा? सेंट्रियोल्स का आपको पता ही है, स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। द फंक्शन ऑफ द माइटोटिक ऑपरेटर्स टू अटैच एंड कैप्चर क्रोमोसोम्स, अलाइन देम करेक्टली एंड सेपरेट देम। एनाफेज ब्रिंग इन करते हैं ना सेल में ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द कैंसर सेल्स। कि आप कैंसर सेल्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? देखें, कैंसर सेल जो होते हैं ये कुछ थोड़े बहुत डिफरेंट ही होते हैं नॉर्मल सेल से। आप कह लें कि हाई न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, इनका थोड़ा सा न्यूक्लियस बड़ा हो जाता है बिकॉज अंदर काफ़ी गड़बड़ हो गई होती है न्यूक्लियस के। डीएनए अपनी मर्ज़ी से ट्रांसक्रिप्शन कर रहा होता है। एंड द रेशियो टू दी प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई, और उसके न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलाई है उसका भी साइज़ बड़ा हो चुका था। एंड मैनी माइटोसिस, और ये बहुत सी माइटोसिस कर रहा होता है सेल, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड से माइटोसिस कर रहा होता है। द प्रेजेंस ऑफ सच सेल्स इज़ द साइन ऑफ मैलिग्नेंसी। और ये आप समझ लें कि एक कैंसर सेल्स कहलाएंगे, मेलिग्नेंट सेल्स कहलाएंगे। ठीक है, आपने एक लफ्ज़ पढ़ा होगा मेलिग्नेंट एंड बेनाइन ट्यूमर्स। तो आप समझ लें कि जो कैंसर सेल्स जहाँ पे पैदा हो रहे होते हैं उस जगह को मेलिग्नेंट साइट कहते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि भाई मेलिग्नेंट ट्यूमर हो गए हैं वहाँ पे। अगर वो सेल्स कहीं और ट्रैवल करके चले जाएं तो फिर वो बिनाइन हो जाते हैं, दैट कॉल्ड दी बिनाइन ट्यूमर्स। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, गिव इम्पॉर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। क्यों ज़रूरी है मियोसिस? क्या फ़ायदा है? सिग्निफिकेंस का मतलब होता है अहमियत होना। क्या अहमियत है मायोसिस की? तो दो बातें मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। पहला तो ये है कि जब गैमीट फॉर्मेशन होती है, यानी कि जो गैमीट बनता है, तो मियोसिस होती है तो गैमीट बनता है। ठीक है, और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं सेल में, वरना तो पॉसिबल ही ना हो गैमीट का बनना। सो व्हेन दीज सेल्स फ्यूज़, और जब ये गैमीट्स, मेल और फीमेल गैमीट्स यानी स्पर्म और एग मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, तो फिर दोबारा से वो रिस्टोर हो जाता है। तो ये समझ लें कि अगर एक जनरेशन में आपके 46 क्रोमोसोम्स, यानी आपके हर सेल में 46 हैं, तो गैमीट में 23 होने चाहिए। फिर जब गैमीट्स दोबारा मिलेंगे तो दोबारा आपका नॉर्मल बॉडी पैदा होगा। इस चीज़ के लिए मियोसिस ज़रूरी है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, याद रखिएगा। उसके अलावा मियोसिस का ये फ़ायदा होता है कि क्रॉसिंग ओवर होती है इसमें, यानी कि आप फादर की तरह 100% नज़र नहीं आते, मदर की तरह 100% नज़र नहीं आते। तो ये कुछ क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, यानी क्रोमोसोम्स जो आपके पेरेंट्स में थे और जो आप में हैं थोड़े से चेंज हो जाते हैं। एंड गिव्स यू द जेनेटिक वेरिएबिलिटी टू द इंडिविजुअल्स। उसके बाद सवाल करते हैं जी, क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन क्या होती है? तो नॉन डिसजंक्शन का मीनिंग सिंपल से समझ लें कि जब एनाफेज आता है तो वो जो क्रोमोसोम डिवाइड हो रहे थे ना, आधे क्रोमोसोम, मेटाफेज प्लेट बनती है। तो समझ लें जब वो माइटोटिक ऑपरेटर्स ने
मेटाफेज प्लेट बनानी होती है तो माइटोटिक ऑपरेटर सारे क्रोमोसोम्स के साथ सही तरह चिपकता ही नहीं है, यानी कैनेटोकोर प्रोटीन्स के साथ नहीं चिपकता। तो तब मसला आता है कि डिवीजन में मसाइल पैदा होते हैं। तो एबनॉर्मेलिटी ड्यूरिंग द मियोसिस, क्रोमोसोम फेल टू सेग्रीगेट, यानी अलहदा हो नहीं पाते हैं। एंड एनाफेज एंड टीलोफेज, और एनाफेज में भी अलहदा नहीं हो पाए और आगे टीलोफेज में चले गए। यानी कि होता है ना कि जब दो सेल बनते हैं, एक सेल है, तो इसमें क्रोमोसोम्स जो हैं वो आधे इसमें आ जाएंगे, आधे इसमें आ जाएंगे। लेकिन ये जो नॉन डिसजंक्शन होती है, इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये ज़्यादा सब इसमें आ जाते हैं और कम इसमें आते हैं। तो दैट इज़ गड़बड़ किस्म का मामला। सो दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग कॉल्ड द नॉन डिसजंक्शन। तो जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं, इनको आप डॉटर न्यूक्लियाई कहोगे तो ये सही तरह बन नहीं पाते। फिर सवाल है जी, ये टर्नर्स सिंड्रोम क्या होता है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, टर्नर्स सिंड्रोम क्या होता है? तो ऐसे इंडिविजुअल जिसमें डू नॉट सर्वाइव प्रेगनेंसी बट दोज हु सर्वाइव हैव फीमेल अपीयरेंस विद शॉर्ट स्टेचर, वेब्ड नेक, नो ओवरीज एंड जर्म सेल्स। तो कुछ ऐसी फीमेल्स पैदा हो जाती हैं जो कि दे जस्ट रियली लुक लाइक, मैं आपको चले तस्वीर दिखाता हूँ। तो बच्चे ये देखें, इसमें ये फ़ीमेल, अब आपको मैं एक एनिमेशन दिखा रहा हूँ, तो ये सिर्फ आपको बताने के लिहाज से है। आई होप सो आप इसको एज अ स्टडी बेस लेंगे। और इसमें इसकी बॉडी प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पा रही है। इसके पीछे वजह पता क्या है कि फ़ीमेल में ना 2 एक्स होते हैं। ठीक है, फ़ीमेल के न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, मेल के अंदर आपको पढ़ाया था कि एक्स और वाई होते हैं, और फीमेल में एक्स और एक्स। तो एक अगर एक्स नहीं होगा ना तो फीमेल करेक्टर प्रॉपरली डेवलप जो है वो नहीं हो पाएगा। सो फीमेल्स जो हैं वो थोड़ी सी अब नॉर्मल सी हो जाएंगी, और इनमें कुछ एग्स डेवलप नहीं होंगे, ओवरीज डेवलप नहीं होंगी, इनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो प्रॉपर डेवलप नहीं होंगी। सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ टर्नर्स सिंड्रोम। तो सच एन इंडिविजुअल मोस्टली डोंट सर्वाइव प्रेगनेंसी, या ना तो प्रेग्नेंट हो सकती हैं ये फीमेल्स, बट दोज हु सर्वाइव, मतलब देर आर सर्टन काइंड ऑफ फीमेल्स जो कि प्रेग्नेंट नहीं होती हैं, जिनको टर्नर सिंड्रोम होता है। अगर कोई प्रेगनेंसी हो भी जाती है, उनके आगे से औलाद भी जो है फीमेल अपीयरेंस विद शॉर्ट स्ट्रेचर, वेब्ड नेक, उनकी आगे में देख रहे थे गर्दन कोई छोटी सी पैंदी सी गर्दन थी, एंड नो ओवरीज एंड जर्म सेल्स, उनमें जर्म सेल्स नहीं बनते, ओवरीज नहीं बनती। उसके बाद जी सेल साइकिल को डिफ़ाइन कर दें और हाईलाइट इट्स इम्पोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंस। सेल साइकिल क्यों ज़रूरी है, इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में भी बताना है आपने। ठीक है, सो ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेल साइकिल डेफिनेटली आप जब इतने बड़े हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है ना। तो लाइफ तो विदाउट सेल साइकिल नहीं चल सकती। तो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इंक्लूड्स ग्रोथ पीरियड एंड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के लिए ज़रूरी है। ठीक है, फॉलोड बाय द सेल डिवीजन, फिर सेल डिवीजन के लिए ज़रूरी है। इंटरफेज इज़ अ रेस्टिंग फेज। इंटरफेज जो होता है वो रेस्टिंग फेज होता है। वो क्यों रेस्टिंग फेज होता है? मेरा ख्याल है कि इंटरफेज जो है वो रेस्टिंग फेज नहीं होता। ये वो पूछ रहे हैं, बल्कि क्वेश्चन कर रहे हैं क्या होता है, आपने कहना है नहीं जी नहीं होता। इंटरफेज इज़ मिसलीडिंगली कॉल्ड दी रेस्टिंग फेज। को आप गलती से कह देते हैं कि रेस्टिंग फेज है, मतलब इसमें इंटरफेज आपका तकरीबन सेल का 90% टाइम ले रहा होता है ना, और माइटोटिक फेज जो है वो 10% टाइम लेता है। तो आपको लगता है कि जो 10% टाइम ले रहा है वो जल्दी से डिवाइड हो रहा है, उसमें बड़े काम हो रहे हैं, लेकिन जो 90% टाइम ले रहा है वो रेस्ट में है, ऐसा लगता है आपको। लेकिन जो 90% टाइम ले रहा है उसके अंदर ज़्यादा काम हो रहा है, जहाँ तक मुझे लगता है। सो इट इज़ द पीरियड ऑफ ग्रेट बायोकेमिकल एक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद सवाल है जी, इन वट रिस्पेक्ट माइटोसिस इन प्लांट सेल्स डिफर फ्रॉम द एनिमल सेल? क्या माइटोसिस प्लांट सेल में और एनिमल सेल में डिफरेंट होती है? तो बिल्कुल 100% ऐसे ही होती है डिफरेंट। कैसे होती है? जब आप इनकी डिवीजन देखते हैं ना, एनिमल सेल की और प्लांट सेल की, वहाँ पे बस डिफरेंट हो जाती है। लेकिन द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज़ 100% डिफरेंट होती है, लेकिन 100% डिफरेंट नहीं होती। मतलब जिस तरह एनिमल सेल डिवाइड करता है वैसे ही प्लांट सेल भी डिवाइड करता है, लेकिन बस इनके जो साइटोप्लाज्म डिवीजन का मेथड है या न्यूक्लियस के डिवीजन का मेथड है वो थोड़ा सा मैच नहीं करता। तो हायर प्लांट्स डू नॉट हैव सेंट्रियोल्स, इनमें देखें ये भी डिफरेंस होता है, सेंट्रियोल्स नहीं होते।
जबकि एनिमल सेल्स में होते हैं। सो दे हैव एनालोगस रीजन इंस्टेड ऑफ द फॉर्म ऑफ स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल रेडिएट्स। तो इनका कुछ कह लें कि जो इनकी इनकी बॉडी के अंदर ही माइक्रोट्यूब्यूल्स पैदा होते हैं, यानी इनकी जो साइटोप्लाज्म होता है ना, उसके अंदर ही प्रोटीन्स होते हैं, वहीं पे पैदा होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। द शेप ऑफ प्लांट सेल डू नॉट चेंज एज मच एज दैट ऑफ एन एनिमल सेल। एनिमल सेल तो काफ़ी शेप चेंजेस से गुजर रहा होता है, लेकिन प्लांट सेल तो ऐसा नहीं करता। सो दिस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। और एनिमल सेल में सेल वॉल तो नहीं होती, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, इस वजह से ऐसा हो रहा होता है। Cytokinesis in animal cells forms a contractile ring, but in plant do not form such ring. ये देखें ना, ऐसा सा एनिमल सेल में कुछ रिंग सा बन जाता है, ये क्लेविज फरो सा बनता है ये, लेकिन प्लांट सेल में कुछ ऐसा नहीं होता, उनके अंदर ही सारा सिनेरियो हो रहा होता है डिफ्रेंसिएशन का। ठीक है, इनमें बल्कि ये जो मैंने डिफ्रेंसिएशन की इसको हम फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन कहते हैं। और मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर विच इज़ फॉर्म फ्रॉम द वेसिकल्स ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और ये वेसिकल्स फ्रॉम द गोल्जी कॉम्प्लेक्स इसको बनाने में हेल्प करता है। सो ये हो गया जनाब हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, एंड आई होप कि आपको सब जवाब पता लग गए होंगे। अब दूसरा काम आपने ये करना है, पहले सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहेंगे डेफिनेटली, तो आपको अभी ये थंबनेल नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करें तो आपको वीडियो मिलेगी। आई बटन नज़र आ रहा होगा आपको, ये टॉप कॉर्नर पे आई बटन नज़र आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आप अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक देखेंगे, वहाँ से भी आपको मिल जाएगी नेक्स्ट वीडियो। या सिंपली आप GS Academy लिखें गूगल सर्च बार पे, चैप्टर नंबर लिखें, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का कीवर्ड दें, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। और इसके अलावा नेक्स्ट मैं आपको फ़िलहाल अभी लॉन्ग क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर शॉर्ट नेक्स्ट चैप्टर के करवाता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, क्योंकि ये एनर्जी देती है, एनर्जी। तो आई होप कि आप उस एनर्जी को बरकरार रखने में हमारी मदद करेंगे, और अपना ख्याल रखना है आपने, ठीक है। और जाते जाते इस चैनल का भी रख लीजिएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।